मेरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक बात बता देते हैं, हम ज़्यादातर चर्चा किस टॉपिक पर करते हैं, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे वीडियो को। हम ज़्यादातर चर्चा परिभाषा पर करते हैं। आखिरकार हम परिभाषा पर चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें उस एग्ज़ाम में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको परिभाषा पर पकड़ ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको परिभाषा का वर्ड याद हो जाए, परिभाषा पूरा समझ में आ जाए, ताकि यह जब परिभाषा याद रहे कि आप बोर्ड में आसानी से लिख पाओ। नहीं तो समझाना तो बहुत ज़्यादा समझाना हो जाता है, लेकिन परिभाषा पर ज़्यादातर टीचर आपको समझाते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम परिभाषा पर कार्य करते हैं ताकि आपको समझ में आए, साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सरप्राइज बचा हुआ है, थोड़ा दिन वेट कीजिए। ऑब्जेक्टिव का भी मजे से तैयारी होगा। सरप्राइज क्या है, इसके लिए तो आपको 1000 सब्सक्राइबर पुराना पड़ेगा, तभी जाके आपको सब्सक्राइब जो सरप्राइज है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को न लेकर आज एक हम नए चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसका नाम है परिवहन। यह कौन से परिवहन की बात हो रही है? तो यह परिवहन की बात हो रही है जीव विज्ञान में परिवहन के बारे में, कि कैसे जीवों में पदार्थों का परिवहन होता है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, और परिवहन के लिए कौन कौन से क्या अंग विकसित होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हो, मन से इस वीडियो को देखो, तो सबसे पहली बात यह, पूरा वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। दूसरी बात, यहां से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। विगत कई वर्षों का अनुभव है मेरा, हम देख रहे हैं कि यहां से कुछ वर्षों से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हो तो तैयार रहिएगा, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और प्रश्न भारी संख्या में देखने को मिलेगा। लगभग 5 से 10 नंबर के आसपास में यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह बोर्ड के लिहाज से यह टॉपिक, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को डायग्राम सीरीज में ना लाकर इस चैप्टर को पूरा, उस चैप्टर का पूरा वीडियो ला रहे हैं। और बात मानिए कि जो चैप्टर आप लोग 10 दिन 12 दिन में पढ़ते हो, इस चैप्टर को हम 2 से 3 घंटा में कंप्लीट करेंगे, और एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, पूरे टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो क्या है, स्टार्ट करें दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस परिवहन चैप्टर में हम लोग जानेंगे पदार्थों के परिवहन के बारे में, जिसमें जीवों में होने वाले परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जीव होते हैं, प्लांट आ जाएगा, नहीं पेड़ पौधे में कैसे परिवहन होता है, जंतुओं में कैसे परिवहन होता है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि परिवहन क्या है, पौधे में परिवहन क्या कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, स्थानांतरण क्या होता है। इस टॉपिक से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आखिरकार यह परिवहन होता क्या है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कि परिवहन क्या है या फिर पदार्थों का परिवहन क्या है। तो चलिए इसके परिभाषाओं को समझते हैं जीव विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में। आप लोग नहीं बोलिएगा कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है, बिल्कुल यह परिभाषा गलत है। जीव विज्ञान की परिभाषा में इसका अलग परिभाषा है, ध्यान सुनिएगा। परिवहन क्या होता है, उपयोगी पदार्थों को, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है उपयोगी पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप लोग जाने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। पदार्थ क्या होता है, वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक डायरी है, तो क्या यह डायरी कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है। जैसे हम इसको इस पर करते, क्या स्थान घेर रहा है, क्या डायरी, हम अपनी उंगली को डायरी को उस पर करना चाहिए, क्या रुकावट डाल है कि नहीं डाल रहा है, इसमें कुछ द्रव्यमान है कि नहीं है, इसको क्या मानेंगे, पदार्थ मानेंगे। और यह अवरोध भी उत्पन्न करता है। पदार्थ को पहचानने का नॉर्मल तरीका बता देते हैं कि जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान पदार्थ नहीं है। जैसे आप खाना खा रहे हो, क्या उसमें द्रव्यमान होता है, हाँ होता है, तो क्या पदार्थ है कि नहीं है। लेकिन अब वही खाना खा रहे हो तो क्या उससे जो स्वाद मिलता है, स्वाद पदार्थ है, सोचिए तो स्वाद पदार्थ नहीं है। कैसे नहीं है? आप बोल सकते कि आज हम 250 ग्राम खाना खाए हैं, 250 ग्राम बिरयानी खाए हैं, लेकिन कभी बोले हो कि 250 ग्राम आज हम स्वाद खाए हैं? नहीं ना बोले हो, तो क्या स्वाद पदार्थ होगा? नहीं होगा। तो चलिए, जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ होता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो पदार्थ नहीं है। तो देखो इसमें कैसे पदार्थ की बात हो रही है, उपयोगी पदार्थों को। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से निकालकर, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान उपयोगी पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत कहाँ है? वायुमंडल होता है कि नहीं होता है? तो उपयोगी पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है। तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत क्या है? वातावरण है। तो उसके मूल स्रोतों से निकाल कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। जब आप सांस लेते तो उपयोगी पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते? पहुंचाते हैं। आप श्वसन चैप्टर पढ़े होंगे। तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से निकालकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है तो उसके बाद में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन साथ में उसके पर किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अनुपयोगी पदार्थ है, वह हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रह जाएगा तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, हम ज्यादा दिन तक जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। देखिए, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से निकालकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे मल होता है, मूत्र होता है, सब क्या होता है? हानिकारक पदार्थ होता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। गंतव्य स्थान का मतलब है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद में किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः नासिका वेशन के माध्यम से निकालते हैं? तो उसका गंतव्य स्थान कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, वापस से वातावरण हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो नॉर्मल पदार्थों का परिवहन क्या है? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से निकालकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यह पदार्थों का परिवहन जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीव यानी सजीव, जिसमें जान हो, चाहे वह प्लांट यानी पेड़ पौधा हो जाए, चाहे वह जंतु यानी एनिमल हो जाए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि पौधे में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। देखिए, पौधे के बारे में आप लोग जानते हो कि पौधे में क्या पदार्थों के परिवहन के लिए अंग होता है? क्या आप लोग नाम सुने कि पौधा का फेफड़ा कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है? आप लोग तो सुने होंगे कि मनुष्य में पदार्थों के परिवहन के लिए हृदय होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, यानी रक्त वाहिनियां होता है। लेकिन कभी सुने हो कि पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए हृदय है? पौधे का हृदय देखे हो? कभी नहीं देखे हो। क्या पौधे में ब्लड देखे हो, रक्त देखे हो? नहीं देखे हो। क्योंकि पौधे में न ब्लड होता है, न हृदय होता है, न रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स होता है। तो क्या पौधे में पदार्थों का परिवहन नहीं होता है? इसका जवाब तो ही होना चाहिए, होता है दोस्तों। पौधे में भले अंग अब्सेंट है, लेकिन उसमें उत्तक होता है। पौधे में एक विशेष प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है। संवहन बंडल, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? संवहन बंडल। संवहन बंडल, और यही संवहन बंडल पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए सहायक होता है। वैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जो काफी छोटे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे नाम याद रखिएगा, आप सिर्फ सुनते चलिएगा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना हो गया, और कुछ निम्न स्तरीय बहुकोशिकीय पौधा जैसे शैवाल। शैवाल देखे हो आप लोग? कल पर काई लगा रहा था, वो शैवाल होता है। तो इनमें यह इतना छोटा होता है कि इनमें पदार्थों के परिवहन के लिए कोई संवहन बंडल की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इन एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, तथा निम्न स्तरीय बहुकोशिकीय पौधा जैसे शैवाल हो गया, इसमें पदार्थों का परिवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा था। विसरण प्रक्रिया का नाम सुने हो? इसमें क्या होता है? पदार्थ अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग कभी इंक को देखो, इंक यानी स्याही को,
और स्याही को आप थोड़ा सा पानी के अंदर रखते हो तो क्या स्याही पूरा पानी में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग अगरबत्ती को जलते हुए देखे हो, जब आप अगरबत्ती को नहीं जलाते तो क्या उसका सुगंध महसूस होता है? कोना में कहीं चले जाइए, लेकिन नहीं महसूस होता है। लेकिन जैसे उस अगरबत्ती को जला देते हो, किसी भी कोना में चले जाइए, आपको सुगंध वहां तक चला जाता है। नहीं होगा तो कहीं पर आदमी से मरा हुआ देखे हो, कोई बुजुर्ग आदमी मर गया है, वहां पर जाना, बहुत सारा अगरबत्ती जलेले रहता है, उसका सुगंध महसूस होता है कि नहीं होता है? यह कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो वहां पर समझा सकते लोगों पर, जहां पर जो आदमी मर गया है, बोला यहाँ पर विसरण प्रक्रिया द्वारा अगरबत्ती का सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैल रहा है। अब खरीदने लगेगा यही बात अलग है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास युगलिना हो गया और कुछ बहुकोशिकीय शैवाल हो गया, इसमें पदार्थों का परिवहन कौन सी प्रक्रिया द्वारा था? विसरण प्रक्रिया द्वारा। लेकिन दिक्कत होता है बहुकोशिकीय पदार्थों में। बहुकोशिकीय पौधे में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। बहुकोशिकीय पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए संवहन बंडल पाया जाता है। क्या उस संवहन बंडल का नाम आप लोग को बता दे? उस संवहन बंडल का नाम है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, उसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम समझते चलिएगा। संवहन बंडल का नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। देखिए, यह एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है, यानी ऊतक होता है। अब यही क्या करता है? पौधे में पदार्थों का परिवहन करता है। हम पहले ही बोल दिए हैं कि पौधे में अंग नहीं होता है, जैसे हृदय, फेफड़ा, किडनी, वैसा अंग नहीं होता है। होता तो हम लोग लगा नहीं लेते उसमें से निकाल के। चलिए अब समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पौधे में जल का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है, और साथ में घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। जो भी घुलित खनिज लवण होता है उसका परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। अब वह जड़ से, देखिए पेड़ पौधे के जड़े में ना जल प्रेजेंट रहता है। आप लोग पेड़ पौधे के माथा पर पानी पटाते हो? नहीं, जड़ में पटाते हो। क्यों पटाते हो? क्योंकि जड़ में रहता है, जड़ से स्टार्ट होता है जाइलम, और जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक करता है। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम जल का परिवहन करता है और घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। और जाइलम क्रिया सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होती है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? अब नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जौ से जाइलम और जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। यानी जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है, और साथ में घुलित खनिज लवणों का वहन करता है। लेकिन बात कीजिएगा फ्लोएम। फ्लोएम हम लोग जानते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है। अब भोजन कहां बनता है? बताइए, आप लोग को जवाब होना चाहिए। हाँ, भोजन कहां बनता है? पेड़ पौधे की पत्तियों में बनता है। पेड़ पौधे की पत्तियों में किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, भोजन यानी फूड है, तो फूड का भी क्या है? सिर्फ इसको पत्तियों को आवश्यक है? क्या शरीर के प्रत्येक कोशिका का आवश्यक है कि नहीं है? इसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, तो शरीर की कोशिका का आवश्यक है। तो फ्लोएम क्या करता है? इसी फूड का परिवहन, यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक करता है। यानी फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फूड। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। फूड का मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि जो जाइलम का कोशिका होता है ना, वो कोशिका नहीं होगा तो पिछला वीडियो में पढ़ाए हुए जाके देख लीजिएगा। जाइलम का जो कोशिका होता है ना, यह मरा हुआ होता है, मृत कोशिका होता है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। लेकिन फ्लोएम की कोशिका जो होती है जीवित होती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर तो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड का यह फेवरेट सवाल है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जाइलम जल का वहन करता है, जौ से जाइलम, जौ से जल। फ्लोएम फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरी बात, जाइलम की कोशिका जो होता है मृत होता है, यानी मरा हुआ होता है। लेकिन फ्लोएम की कोशिका क्या होता है? जीवित होता है। तो जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। बातें समझ में आ रही है? और साथ में
जाइलम क्या करता है, जल का बन, जल नीचे रहता है। कभी देखो किसान सब जब पानी पटाता तो जड़ में ना पटाता, जड़ में क्यों पटाता है, क्योंकि जाइलम क्या करता है, जल का वहन करेगा, जो जोर से ले जाता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जाइलम क्रिया। यानी जाइलम क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन फ्लोएम की क्रिया, फ्लोएम के खाद्य पदार्थों का निर्माण है और पतियों में हो रहा है। तो पतियों में जब खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है तो पतियों तो इधर भी ले जाना पड़ेगा, भोजन को इधर भी ले जाना पड़ेगा, इधर भी। तो फ्लोएम क्रिया नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, बहुत सारी दिशा में होता है। बातें समझ में आ रही है। अब आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार पौधे क्या यह जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो यह तो संवहन बंडल के रूप में होगा, जो पदार्थों का परिवहन हो गया। दूसरा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन में बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। हम सिर्फ मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किसी प्रकार के बेकार टॉपिक को नहीं लेंगे जिससे आपको दिक्कत हो। हम जान रहे कि आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ने आ रहे हो, हम उसी को कराएंगे। और यहीं से आप विश्वास मानिए, अगर हमारे ऊपर आपको विश्वास है तो यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, 100% के साथ यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। नहीं विश्वास हो, आएंगे एग्जाम, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा या फिर जब एग्जाम हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा बोर्ड को मिटा देते हैं उसको समझाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन भी बहुत बड़ा बोर्ड में पूछा गया है। हम इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन के बारे में तेजी से समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। ध्यान सुनिए, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे के वायवीय भागों से, देखिए मान लीजिए कि यह प्लांट है तो प्लांट का वायवीय भाग कौन होता है, पतिया होता है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का, किसका, जल यानी यहां पर जल होता है, पौधे के जड़ों में जल पाया जाता है। तो जल का रंध्रों द्वारा, देखिए पेड़ पौधे की पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो पौधे के वायवीय बहुत सारा भाग है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का, किसका, जल का रंध्रों द्वारा, जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में, किस रूप में, वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए पौधे जड़ से जल को ग्रहण तो करता है, जाइलम पगला के जल ले जाता है बहुत के सारा, लेकिन इस जल का केवल 10% ही पौधा यूज कर पाता है। मान लीजिए कि 100 लीटर पानी पौधा ले जा रहा है जाइलम द्वारा, तो उसका सिर्फ 10 लीटर पानी का यूज करता है, 90 लीटर पानी उनतीय रह जाता है। अब उसको निकालना जरूरी है कि नहीं, अभी बताइए, निकालना जरूरी है। तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलता है, वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो पौधे का वायवीय भाग होता है इसके द्वारा क्या होता है, जल जाता है ऊपर की ओर जाइलम उत के द्वारा, और इसका रंध्र, पौधे के पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है इसी के द्वारा क्या करता है, वाष्प के रूप में निष्कासन कर देता है। तो वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि आप लोग मकई के पौधा को देखे होइएगा, मकई का पौधा प्रतिदिन यानी रोज लगभग में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा 3 से 4 लीटर पानी को बाहर निकालता है अपने शरीर से, 3 से 4 लीटर। और वहीं पर एक सेब के पौधा को दे सकते हो, सेब का पौधा जो था वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा लगभग में 10 से 20 लीटर के आसपास पानी को निकलता है प्रतिदिन, रोज 10 से 20 लीटर पानी बाहर निकलता है अपने शरीर से। तो समझ सकते हो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कितना जरूरी है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया समझ में आ गया होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग याद होगा, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मेरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक बात बता देते हैं, हम ज्यादातर चर्चा किस टॉपिक पर करते हैं, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे वीडियो को। हम ज्यादातर चर्चा परिभाषा पर करते हैं। आखिरकार हम परिभाषा पर चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें उस एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको परिभाषा पर पकड़ ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको परिभाषा का वर्ड याद हो जाए, परिभाषा पूरा समझ में आ जाए, ताकि यह जब परिभाषा याद रहे कि आप बोर्ड में आसानी से लिख पाओ। नहीं तो समझाना तो बहुत ज़्यादा समझाना हो जाता है, लेकिन परिभाषा पर ज़्यादातर टीचर आपको समझाते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम परिभाषा पर कार्य करते हैं ताकि आपको समझ में आए। साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सरप्राइज बचा हुआ है, थोड़ा दिन वेट कीजिए,
ऑब्जेक्टिव का भी मजे से तैयारी होगा। सरप्राइज क्या है, इसके लिए तो आपको 1000 सब्सक्राइबर पुराना पड़ेगा, तभी जाके आपको सब्सक्राइब जो सरप्राइज है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।